एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐसे दिखा देता है जहाँ पर वायरस बहुत उम्मीद से माइकल से पूछती है, क्या आप जब से मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, क्या कभी भी मेरे लिए आपको थोड़ी सी भी गिल्ट फील हुई है? और माइकल्स वहाँ पे खड़े रहते हैं और तभी थोड़ी देर के बाद जवाब देते हैं एकदम कोल्डली कि नहीं। और वहाँ पे वायरस पूरी शॉक हो जाती है, उसे तो विश्वास ही नहीं होता है। और तभी वहाँ पे माइकल्स बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन बन गया था कि उसे अवॉइड करना बेहद मुश्किल था, वो अवॉइड हो ही नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि आप इसे समझ सकती हैं। और वायरस वहाँ पे बहुत गुस्से से अपने फ्रॉक को पकड़ती है और तभी वह सोचती है, ओह माइकल्स, इनको तो पता भी नहीं है इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इन्होंने गलत क्या किया है और ये थोड़ा सा भी गिल्टी मेरे लिए नहीं फील करते हैं, ताकि उन लोगों के लिए जिनका घर इन्होंने तबाह किया है। ये एक पाप है और उसको ये सब विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। अभी उसने मार्कस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया होता है, अब ये हो गया होता है। तभी वहाँ पे वाइट चिल्लाते, जितने लोग मरे हैं वह सभी लोग इनोसेंट थे। आपकी नज़रों में तो वो सब इंसान भी नहीं थे। और वो बहुत गुस्से से अपनी ओंठ को दबाती है और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई होती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। मार्कस बस वहीं पे खड़े रह जाते हैं और तभी वह भागते हुए सोचती है, यह डिस्गस्टिंग है, यहाँ पर सब कुछ ही बहुत ज़्यादा खराब है। मैं एक ऐसे पॉलिटिकल इंसान के साथ रह रही हूँ जिसमें कोई ईमानदारी ही नहीं है। एक व्यक्ति जो खुद को रिस्पॉन्सिबल कहता है, वही मेरे मॉम डैड को मौत के मुंह में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने एक ऐसे इंसान को अपना पिता माना जिसने मेरे पिता को मारा और उसको कोई पछतावा भी नहीं है। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और वायलट रुक जाती है और उसके बाद वह सामने देखती है। वह मन में बोलती है, मैं एक ऐसे इंसान की परवाह करती थी, उसकी केयर करती थी, जिसने उस पाखंडी ड्यूक को टॉमी को दे दिया। और सामने इथल मंद होता है जो पूरे पसीने में भीगा होता है और वह हाँफ रहा होता है। और उसको देखकर यहाँ पर वायलट गुस्से में अपने होठों को बंद करती है और वह बोलती है, अब ये मेरा भाई है। और उसके बाद वह उसके बगल से निकल जाती है और इथेल पूरा शॉक हो जाता है। वह बस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा होता है और वायलट वहाँ से भाग जाती है। और वह ऐसे ही भाग रही होती है और उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। और तभी वह बोलती है, योर होलीनेस, आपने कहा था मैं यहाँ पे खुश रहूँगी। और तभी वह ड्यूक की बातें याद करती है, जहाँ पे ड्यूक कहते हैं कि योर होलीनेस, आपने कहा था आप यहाँ पे बहुत खुश हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स की जान जिसने ली है और वो औरत जो फ्लावर स्ट्रीट में थी, जिनको आप अपने बहन के तौर पे कंसीडर करती थी, और वह बच्चा जिसे आप अपने फ्रेंड मानती थी, उन सब के साथ जो कुछ भी हुआ है किसने किया है? क्या सच में इसके बाद भी आप उन लोगों को अपनी फैमिली कंसीडर करेंगी? क्या सच में यह घर आपका है? क्या वह सब ये सब डिजर्व करते हैं? वायलट वहाँ से खड़ी होती है और फिर से वहाँ से भागने लगती है। क्या आप यहीं पर अपनी हैप्पीनेस खोजना चाहती हैं? ये सुनकर सीधे मंदिर का दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ जाती है, जहाँ पे सामने एग्रेसिया का स्टैचू होता है। वायलट बोलती है, आप उनके प्रति दयालु दृष्टि कैसे रख पाई? लालची लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं और जो बड़े बड़े रूलर्स होते हैं वह छोटे लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं सिवाय एक ऑब्जेक्ट के, और वह अपने हाथ के एक इशारे से दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं और वह बिना किसी अपराध बोध के अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप ऐसे लोगों को कैसे प्यार कर सकती हो? और वायलट आगे की तरफ बढ़ने लगती है और वहाँ पे वायलट के पैरों में खरोंचें लग चुकी होती हैं क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहना होता है। और वह बोलती है कि कैसे कैसे मैं फ़ाइट करूँगी और इन जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करूँगी। और वो वहीं पे बैठ जाती है। वह बोलती है, ये दुनिया बहुत ज़्यादा भयानक है, मुझे इस दुनिया से नफ़रत है, मैं इस दुनिया को कर्ज करती हूँ, मुझे मेरे भाग्य से नफ़रत है जो कि मुझे फोर्स करता है उन लोगों से प्यार करने के लिए और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूँ
जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और डियर गॉडेस, मैं आपको भी श्राप देती हूँ। वहाँ पे वह अपने हाथों को इतना कस के पकड़ती है कि उसके हाथों में से खून निकलने लगता है। वह चिल्लाती है, गॉडेस मैं आपको श्राप देती हूँ। और वहाँ पे वह बहुत बुरी तरीके से ऐसे चिल्ला रही होती है। और तभी वहाँ पे किसी की हंसने की आवाज़ आती है और वह बोलता है, मैं तो लड़ाई करने से पहले ही जीत गया। और वो वहाँ पे ऐसे हंसे जा रहा होता है। वायलट जहाँ पे बैठी होती है वह दरवाज़ा अचानक से ही बंद हो जाता है। वह हंसते हंसते गायब हो जाता है। वह कौन होता है यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। और समय ऐसे बीत जाता है। एड्रियन लेटर लिख रहा होता है, डियर इथेलमंड, मैं एड्रियन, 20वां जन्मदिन मुबारक हो मेरे भाई। 29 अक्टूबर को तुम्हारा बर्थडे है। तुम कैसे हो इथेल? तुम मुझे कोई भी लेटर नहीं लिखते हो, जबकि मैं तुमको सबसे पहले लिखता हूँ। तब जाके तुम मुझे लेटर लिख कर भेजते हो। तो मैं ये लेटर तुमको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे भाई। तुम मुझे कभी भी कोई लेटर नहीं लिखते हो जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए, जैसे कि आज हुआ है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि क्यों आप नॉर्दर्न बैटल में क्यों वॉलंटियर करने के लिए चले गए। मैंने सुना है वहाँ में उष्मा निकलता है जिससे वहाँ पे सर्दियों में भी बहुत गर्मी होती है। हमें बैकग्राउंड में इथेल का फाइट दिखाया जाता है कि वह यहाँ से चला गया होता है। और वहाँ पे एड्रियन लिखता है, जब भी मैं ये न्यूज़ सुनता हूँ कि आप विक्ट्री कर लिए हैं तो मुझे बहुत प्राउड होता है मेरे भाई आप पे, लेकिन साथ में ही बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है आपकी। ये बहुत अच्छा है कि आप मिलिट्री अचीवमेंट कर रहे हैं, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं और आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो रहे हैं। मैंने फाइनली अपनी नाइट की ट्रेनिंग को फिनिश कर लिया है और बस मेरा एग्ज़ाम बचा हुआ है और मुझे लगता है कि मैं इसमें पास हो जाऊँगा। और हमें मार्कस का सीन दिखा देता है जो कि बहुत सैड बैठे होते हैं और वह बोलता है, फादर अभी भी उसी हाल में है। मुझे लगता है कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो हमेशा से ही हेल्दी रहे हुए हैं। और वहाँ पे डॉक्टर कुछ मार्कस को बताते हैं और मार्कस वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। और वहाँ पे एड्रियन अपने भाई को मैसेज लिखता है, वो अभी भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और डैनियल के लिए तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी उतना ही स्मार्ट है जैसे कि मैं। हमें डैनियल का सीन दिखा देता है जो कि बहुत बड़ा हो गया होता है और सारे मिनिस्टर की आंखें डैनियल के ऊपर आ गई हैं। तुम्हें तो पता है कि हमारा भाई कितना टैलेंटेड है, मुझे पक्का पता है कि वह कोई ग्रेट मिनिस्टर बनेगा। और अगर आप इस पर विचार करते हैं तो वह बिल्कुल भी वैसी ही है। पीछे हमें वायलट का सीन दिखाया जाता है, उसकी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। वहाँ एड्रियन लिखता है, उस दिन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और जैसा कि मैंने लेटर में लिखा था वह शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ है। वहाँ पे वायलट मिरर के सामने बैठी होती है और उसकी बिल्ली उसकी गोद में आ जाती है। हालांकि उसका बिहेवियर अभी भी नहीं बदला है। फादर चाहते हैं कि वह स्वॉर्डमैनशिप सीख ले जब तक उसका एज सेरेमनी आ जाए। मुझे उसे तलवार चलाते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह मुझसे भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और उसका चेहरा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लेस होते जा रहा है। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहता है, स्पेशली उस दिन के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। उसे पक्का यह एहसास हो गया होगा कि यह सब करना व्यर्थ है। उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अभी भी काइंड और वार्म हार्टेड है, लेकिन वह बहुत 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 ज़्यादा बदल गई है। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि उसके पास एटलीस्ट डैनियल तो है जहाँ पे वह उससे कुछ बातें करती है। आपको गए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और वह लेटर वहाँ पर इथेल को मिल जाता है। उस लेटर को उठाता है। एड्रियन आगे बोलता है, कुंचकों के साथ युद्ध कब तक समाप्त होगा? मुझे यकीन है कि तुम उस बारबेरियंस को कड़ी टक्कर दे रहे होगे जो कि हमारे ज़मीन और हमारी संपत्ति को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे थोड़ी थकान हो रही है इसलिए मुझे सोने जाना है। फिर से हैप्पी बर्थडे इथेल। और तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट के लिए मैं
ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नाइट एग्ज़ाम को पास कर लूँगा और तुमको प्राउड फील करवाऊँगा। और वहाँ पर इथेल बैठकर ये सारे लेटर को पढ़ रहा होता है और वह बोलता है, एड्रियन तुम उन सारे लोगों को बहुत अच्छे से मारना मेरे भाई, और जल्दी वापस आ जाना। और वहाँ पे वायलेट भी बैठकर बाहर देख रही होती है और वहाँ पे एड्रियन लिखता है, तुम्हारा सबसे मेहनती भाई है एड्रियन। Oh my God, हमें वायलेट का पूरा फेस दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो चुकी होती है, लेकिन वह थोड़ी एक्सप्रेशन लेस हो चुकी होती है क्योंकि अब वह बिल्कुल भी वैसे खुश नहीं रहती है जैसे वह बचपन में रहती थी। और दूसरी तरफ हमें इथेल का सीन दिखा देता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होता है और वह उस लेटर को पढ़ रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया होता है। और इन दोनों को यहाँ पर से ही दिखाया जाता है, दोनों ही बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मुझे सबसे मस्त एड्रियन लगता है, वह सबसे कूल है यहाँ पर।